अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीफ के एक्सपोर्ट के कारोबार पे कि आप किस तरीके से सऊदी अरेबिया में बीफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आजकल बीफ का क्या रेट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, किस क्वालिटी का बीफ पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पाकिस्तान में कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, और सऊदी अरेबिया में आपको कस्टमर कैसे मिलेगा और आप किस तरीके से माल भेज सकोगे सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान से माल सऊदी अरेबिया में कितने का कॉस्ट कर जाएगा और सऊदी अरेबिया में माल कितने का सेल होगा और कितनी बचत आएगी। और इस वीडियो के आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं जो गलतियां अगर आप इस कारोबार में करते हो तो आपको इस कारोबार में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें आप इस कारोबार के किसी भी कारोबार के लूप होल्स भी बताया करें। तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में उन लूप होल्स के ऊपर भी बात करेंगे जिनका अगर आपने ध्यान ना रखा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है वो सारा समझाऊंगा कि किस क्वालिटी का बीफ जाता है, कैसे जाता है, कितना खर्चा आता है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, बीफ की एक्सपोर्ट का काम आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आप माल को बाई एयर यानी कि हवाई जहाज के जरिए से एक्सपोर्ट कर दो, या दूसरा तरीका है कि आप शिप के जरिए से माल को एक्सपोर्ट करो। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में माल एक्सपोर्ट करने के हवाले से। तो सऊदी अरेबिया में अगर आप बाई एयर माल भेजते हो तो तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में माल जो है वो पहुंच जाता है जद्दा एयरपोर्ट पर। और अगर आप माल जो है वो भेजते हो बाई शिप के जरिए से तो आपको कम से कम जो है वो लाहौर से अगर माल चले कराची पोर्ट तक के लिए, और वो पूरा कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। और हाल ही कंटेनर जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बनता है। तो वो कंटेनर लाहौर से चलेगा कराची तक, तकरीबन 3 से 3.5 दिन में वो कराची पहुंचेगा। और कराची पहुंचने के बाद एक आधा दिन आप उसका पोर्ट का भी गिन लो। और जब माल पोर्ट से जो है वो लोड हो जाएगा शिप के ऊपर, तो शिप तकरीबन 8 से 10 दिन में जद्दा पोर्ट पर उतरेगा माल। उसका तकरीबन 10 दिन और 4 दिन 14 दिन का प्रोसेस है। आपका माल जो है वो पहुंचेगा जद्दा पोर्ट पे, और जद्दा पोर्ट से देन फिर एक आधे दिन में माल आपका पहुंच गया मार्केट में। तकरीबन 15 दिन का प्रोसेस है। इस वजह से ये बीफ फ्रेश बीफ नहीं कहलाएगा, ये फ्रोजन बीफ कहलाएगा। जबकि जो माल आप बाई एयर भेजते हो वो फ्रेश बीफ कहलाता है। तब सऊदी अरेबिया में 2 रेट चलते हैं, एक फ्रेश बीफ का, एक फ्रोजन बीफ का। फ्रोजन बीफ का रेट तकरीबन जो है वो 24-25 रियाल के पास है, और जो फ्रेश बीफ है ये तकरीबन 28 से 30 के करीब बिकता है। यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे से माल कितने का आगे सेल होगा। दुबई में जो रेट है वो तकरीबन 19 दिरहम का हम माल सेल करते हैं दुबई में, वो आगे 22-23 दिरहम में सेल करते हैं। जबकि सऊदीया में अगर देखा जाए तो सऊदीया में हम 28 रियाल का माल 27 से 28 रियाल का माल सेल करते हैं। आखिरकार करेंसी की तकरीबन सेम वैल्यू होने के बावजूद भी जो है वो 10 रियाल का फर्क क्यों है दुबई और सऊदी अरेबिया में, वो इसीलिए है कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दुबई में जो एक्सपोर्टर है वो इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि रेट दुबई के बीफ का बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से माल एक्सपोर्ट करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा और आपको बचत नहीं आ रही। और जिस वजह से हल्का माल, गंदा माल यानी कि भैंस और बच्चों का और कटों का मिक्स माल जो है वो करके दुबई में भेजा जा रहा है। और उसके बरक्स अगर आप सऊदी अरेबिया की तरफ देखो तो सऊदी अरेबिया में सिर्फ बच्चे का गोश्त जाता है, तो सऊदी अरेबिया में जाता है, उससे ऊपर के जानवर का गोश्त नहीं जाता, क्योंकि सबसे अच्छा जो गोश्त है वो बच्चे का ही होता है। तकरीबन 2 साल का ये लगा लें, जो 2 साल का बच्चा है उसका गोश्त सिर्फ भेजा जाता है, क्योंकि बच्चा महंगा पड़ता है। आपको पाकिस्तान में ही तकरीबन 1200 रुपए केजी कॉस्ट कर जाता है बच्चा, तो उसको भेजने के चार्जेस हैं, और उसके बाद आपने कमाई करनी है तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसीलिए बच्चा दुबई में नहीं भेजा जाता बल्कि सऊदी अरेबिया में भेजा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया
कुवैत और कतर, ये तीनों मुल्क बीफ की एक्सपोर्ट के हवाले से बड़े ही बेहतरीन है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा मिलता है। तो बात कर लेते हैं कि अब आपने माल किस तरह भेजना है। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बाई एयर माल भेजने की, क्योंकि बाई एयर माल तकरीबन आप 2000 केजी तक भेज सकते हो, जबकि कंटेनर में आपको 15000 केजी माल भेजना पड़ता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए माल पैसे चाहिए होंगे और 1.5-2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करनी होगी। उसमें माल को खराब हो जाने का खदशा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 15 दिन से माल कंटेनर में होता है। बेशक वो कंटेनर फ्रीजर वाला होता है, लेकिन तब भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं निस्बतन बाई एयर जाने वाला माल। तो हम बाई एयर भेजे जाने वाले माल के ऊपर आज बात कर रहे हैं कि हमने ये माल खरीदना कहां से है। दोस्तों, ये माल आपको पाकिस्तान में 2 तरह से आप खरीद सकते हो। एक तो आप स्लाटर हाउस से डायरेक्ट माल खरीद सकते हो, तैयार माल, और दूसरा माल आप अपनी मंडी से माल उठाओ, जाकर उसको फिर स्लाटर हाउस से ज़िबा करवाओ, देन फिर आप उस माल को आगे बेचो। 2 तरह से आप माल बेच सकते हो। स्लाटर हाउस से भी तकरीबन आपको 1100 रुपये केजी जो है वो माल मिल जाता है। 1100 से 1200 रुपए केजी के दरमियान आपको बच्चे का अच्छा गोश्त जो है वो मिल जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप खुद लेकर जाते हो माल, तो उसके ऊपर आपको एक फायदा ये होता है कि आप जो माल लेकर जाओगे उसके जो गोश्त उसमें से निकलेगा, उसके बाद जो उसका स्पेयर पार्ट होगा, यानी कि उसके अंदर सिरी आ जाएगी, उसके अंदर पाए आ जाएंगे, उसके अंदर खाल आ जाएगी, ओजरी आ जाएगी, आंतरियां वगैरह आ जाएंगी, ये सारा सामान, कलेजी, फिपरा, दिल, ये सारा सामान तकरीबन 14 से 15 हजार रुपए का एक जानवर का भी सेल होता है। और स्लाटर हाउस के ऊपर ही वो लोग बैठे होते हैं जो आपसे ये माल खरीद लेते हैं, यानी कि आपको एक जानवर के पीछे 15,000 रुपए का रिटर्न मिलना है अगर आप खुद जानवर करते हो। और अगर आप स्लाटर हाउस से माल लेते हो, आप कहते हो मैं जानवर नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं वो नहीं, तो आप डायरेक्ट स्लाटर हाउस से भी माल खरीद सकते हो। अच्छा, अब आपने माल खरीद लिया। ये जो चंद एक स्लाटर हाउसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको दुबई और सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी उनको तस्लीम करती हैं कि इन स्लाटर हाउसेस से जब आप माल कटवाओगे, माल लेकर आओगे, तो वो माल हमारा पास ही समझा जाएगा। उस स्लाटर हाउस की स्लिप लगी होगी माल के ऊपर, तो वो उस माल को पास ही समझेंगे कि ये स्लाटर हाउस हमारे जो है वो इनको हमने चुना हुआ है और इन स्लाटर हाउस से आने वाला माल ठीक ही होता है। तो आपने जब स्लाटर हाउस से माल खरीदना है, मिसाल के तौर पे आपने 1200 रुपए केजी में स्लाटर हाउस से माल खरीद लिया है। अब जैसे ही आप माल खरीदोगे, माल ने 24 घंटे के लिए फ्रीज होना है। वो फ्रीजर भी स्लाटर हाउस में ही बना होगा, ठीक है। और ये फ्रीजर जो स्लाटर हाउस में बना होगा, इसके चार्जेस भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि कितने पड़ेंगे, और स्लाटर हाउस के आपको चार्जेस कितने पड़ेंगे, और जो गोश्त की इंस्पेक्शन होनी है और जो गोश्त की पैकिंग होनी है उसके चार्जेस कितने पड़ेंगे, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपने जब माल एक्सपोर्ट करना है सऊदी अरेबिया में, उससे पहले आपका सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक बंदा मौजूद होना चाहिए जो आपको रोजाना बेसिस के ऊपर ऑर्डर निकाल कर दे सकता हो। हफ्ते में वैसे तो सिर्फ 2 दिन ही ज्यादा माल जाता है, आप सिर्फ 2 दिन का ही हिसाब लगा लो, एक जुमेरात और एक पीर को, ये 2 दिन ज्यादा माल जाता है। तो आप इन 2 दिनों का अगर हिसाब लगा लो, तो आपका सऊदी अरेबिया में एक बंदा मौजूद होना चाहिए, और बंदे का मौजूद होने के साथ साथ आपका सऊदी अरेबिया में एक फ्रीजर, बड़ा जो कमरा होता है, कोल्ड स्टोर, जिसके अंदर बीफ रखा जाता है, तो वो कमरा भी आपके पास वहां पर होना चाहिए, जो कि आपको रेंट पर मिल जाता है जद्दा में। तकरीबन उसका 3,500 से 4,000 जो है वो बिजली का बिल वगैरह डालकर जगह का किराया तकरीबन आपको वो 3-1 हज़ार में मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कोई 3-4 हज़ार केजी गोश्त एनी टाइम लग सकता है। इतने साइज का कमरा आपको 3-1 हज़ार रियाल में मिल जाता है। एक चीज, आपका सऊदीया में बंदा होना जरूरी है, उसके साथ साथ आपका कोल्ड स्टोर का वहां पर कमरा होना जरूरी है, क्योंकि जो भी माल पाकिस्तान से जाएगा वो डायरेक्ट आपके बायर की दुकान पर नहीं उतरेगा, वो डायरेक्ट आपके गोदाम में माल जाएगा। और फिर गोदाम से माल आगे जो आपके बायर है, किसी का 50 किलो का ऑर्डर है, किसी का 200 किलो का ऑर्डर है, किसी का 500 किलो का ऑर्डर है, उस हिसाब से फिर माल जो है वो आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास वहां पर एक कोल्ड स्टोर का कमरा होना जरूरी है। ये तो बात होगी सऊदी अरेबिया की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में आपने बीफ कटवा के बीफ को आपने फ्रीजर के अंदर लगवा दिया है, और जो बीफ का स्पेयर पार्ट था वो आपने उसको बेच दिया है। आपने रोजाना अपना जो जब भी आपने एक शिपमेंट भेजनी है वो तकरीबन आपने 2000 केजी की भेजनी है, और आपकी फ्रेट फॉरवर्डर के साथ आपके जो फ्रेट फॉरवर्डर इस सारे काम को मैनेज कर रहा होगा, एक्सपोर्ट के काम को मैनेज कर रहा होगा, उस फ्रेट फॉरवर्डर का नंबर भी मैं यहाँ पे चला देता हूँ। अगर आपने राब्ता करना हो आप भी उनसे राब्ता कर सकते हो।
ठीक है, शकील साहब आप उनसे रब्ता कर सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डर जो होगा वो आपके लिए हफ्ते के 2 दिन जब आपने माल एक्सपोर्ट करना होता है, उन 2 दिनों में लाजमी हर वक्त आपके लिए वो स्पेस का इंतजाम रखा करेगा हवाई जहाज में कि हमारी इस पार्टी का माल जाना है, और वो हर लिहाज से आपके लिए लाजमी वो स्पेस का इंतजाम रखेगा 2000 kg का। अब आपके ऊपर है कि आपने हर हफ्ते 2 दिन लाजमी माल भेजना है, फिर ही आप सऊदी अरेबिया की मार्केट को कैप्चर कर सकोगे। 2000 kg माल के लिए जो आपने जानवर खरीदना होता है वो तकरीबन आपके 15 से 16 जानवर आपको खरीदने पड़ते हैं, 15 से 16 बच्चे जो आपने कम से कम खरीदने हैं, फिर आपका 1900-2000 kg उसके अंदर से गोश्त निकलेगा। तो जो ये 15 से 16 जानवर आपने खरीदे होंगे, जब आप इनका स्पेयर पार्ट बेचोगे तो 15,000 रुपए के हिसाब से 15 जानवरों का तकरीबन 2,25,000 रुपए का तो आपका यही सामान बिक जाएगा। ये आपकी होगी पहली बचत जो आपने माल खरीदते हुए करनी है, पहली बचत। उसके बाद जब आपका माल स्टोर हो जाएगा, फ्रीजर में लग जाएगा, 24 घंटे के बाद जब आपका फ्रेट फॉरवर्डर गाड़ी भेजेगा, आपकी फ्लाइट का टाइम हुआ होगा, फ्लाइट जाती है रात को 10 बजे, आपका जो गाड़ी है गोश्त वाली वो तकरीबन 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचनी जरूरी है। तो 6 बजे गाड़ी जब एयरपोर्ट पे पहुंचेगी, फिर गाड़ी के अंदर ही माल रहेगा, कोई 8 बजे तक माल गाड़ी से निकाल के जहाज में डाला जाएगा। याद रखना है जहाज के अंदर किसी किस्म का कोई फ्रीजर का इंतजाम नहीं होता, जितना माल आपने ठंडा किया होता है 24 घंटे में, वो उस ठंडक की बुनियाद पर ही माल आगे सऊदी अरब पहुंचना होता है। इसलिए आपने माल को कम से कम 24 घंटे के लिए लाजमी ठंडा करना होता है, ठीक है। माल आपने ठंडा करके उसको भिजवा दिया जहाज में, जहाज ने उड़ना है तकरीबन 5 घंटे में, 4.5 घंटे में उसने लैंड कर जाना है जद्दा एयरपोर्ट पे। अगर आप रियाद भेज रहे हो तो रियाद तकरीबन आधा पौना घंटा पहले जहाज पहुंच जाता है। तो वहां पर जब माल आपका पहुंच जाएगा, अब आगे से फिर आपका जो बंदा सऊदी अरब में होगा वो वहां से माल को क्लियर करवा के उसको अपने स्टोर पे ले जाएगा। माल जाके फिर स्टोर में लग जाएगा, कुछ घंटे माल स्टोर में लगने के बाद जब दोबारा वो सही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने उस माल को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपसे स्लॉटर हाउस वाले जो पाकिस्तान में होंगे वो आपसे कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो अपना 1,20,000 रुपए आपके स्लॉटर हाउस के ऊपर खर्चा आना है, और जमा उस वैन का खर्चा जिस गाड़ी ने आपके माल को एयरपोर्ट तक पहुंचाना है, फ्रीजर वाली गाड़ी ने, तो ये तकरीबन 1,20,000 का आपका खर्चा आना है। इसके अंदर स्लॉटर हाउस में जानवरों को ज़िबा करने का खर्चा, इसके अंदर जानवरों को जो चेकअप है, ज़िबा हुए हुए जानवरों का जो इंस्पेक्शन है उसका खर्चा, उसके बाद फिर फ्रीजर का खर्चा, फ्रीजर के बाद जानवर के जो उसकी पैकिंग है, पहले एक कपड़ा लपेटा जाता है, कपड़ा लपेटने के बाद उसके ऊपर शॉपर, उसके ऊपर फिर एक और कपड़ा, और उसके बाद ऊपर टेप वगैरह रैप की जाती है। ये तकरीबन 1,20,000 रुपए का खर्चा बनता है विद गाड़ी। 2000 kg जब आप माल एक्सपोर्ट करते हो विद फ्रीजर, हर चीज का 1,20,000 खर्चा आप ये नोट कर लो 2000 kg के ऊपर। उसके बाद जो आपका 2000 kg माल सऊदी अरब भिजवाने के ऊपर खर्चा आएगा जहाज का, वो आप इसके ऊपर नोट कर लो, वो तकरीबन 6.5 लाख रुपए खर्चा आएगा 2000 kg के ऊपर। 6.5 लाख ये ऐड कर ले, 1,20,000 रुपया स्लॉटर हाउस के एक्सपेंस आप ऐड कर ले। अब माल आपका पहुंच गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में माल जो है उसके ऊपर 5% जो है वो GST लगेगा। उसके बाद वो माल वहां से निकल कर आ जाएगा आपका स्टोर में। तकरीबन माल को स्टोर लाने में और GST लगाने में तकरीबन आपका 1.5 से 2 दिरहम का ये खर्चा पड़ जाएगा। ये 2 दिरहम का खर्चा डाल के और जो आपका माल वहां पर पहुंचा है, ये तमाम खर्चा डाल के आपका जो माल है वो तकरीबन 22 से 23 रियाल के दरमियान जो है वो आपके स्टोर तक माल पहुंचेगा, जिस स्टोर में आपने माल रखना है। यानी कि 23 रियाल में अगर आपको वहां पर केजी बीफ पहुंचता है तो उसके बाद मार्केट में वो 26 से 27 रियाल का सेल होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 रियाल की पर केजी पर बचत है। जबकि इसके बरक्स अगर आप दुबई में माल सेल करते हो तो दुबई में आपको हल्का माल डालने के बावजूद भी आपको 18 दिरहम में माल पहुंच रहा होता है दुबई में, और उस 18 दिरहम के बाद माल 19 दिरहम में सेल होता है। यानी आपको सिर्फ 1 दिरहम की बचत आती है, तो जो कि बचत बहुत कम है। जबकि अगर आप देखते हो सऊदी अरेबिया में उसके बरक्स तो आपको तकरीबन 4 रियाल की जो है वो बचत आती है पर केजी पर। और 2000 केजी माल जो आपने भेजा है सऊदी अरेबिया में, 2000 को ज़रब करने आप 4 के साथ तो तकरीबन 8000 दिरहम ये बन जाता है। 8000 दिरहम तकरीबन जो है वो 6 लाख रुपए के करीब बनता है। यानी कि आपको 6 लाख रुपए की बचत सऊदी अरेबिया में आएगी। और जो आपने 2 लाख और 25,000 रुपए का माल
स्लाटर हाउस पे स्पेयर पार्ट जो आपने जानवर का बेचा 2,25,000 की बचत, वो 2 लाख लगा लो, 2 लाख और 6 लाख सऊदी अरेबिया की बचत, तकरीबन 8 लाख रुपया आपको एक शिपमेंट के ऊपर बचत हो सकती है। और हफ्ते में आपने 2 शिपमेंट्स भेजनी है। जब आप 2 शिपमेंट्स भेजोगे तो आपको तकरीबन 16 लाख रुपया एक हफ्ते का बचेगा। और अगर आप चारों हफ्ते माल बेचते हो तो ये तकरीबन 64 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। आप 64 को भी छोड़ दो, आप तमाम खर्चे और निकाल दो और आपको बचत कहीं से कम आ गई, कुछ थोड़ा बहुत और मामला निकाल दो, तो आपको तकरीबन 50 लाख रुपए एक महीने की बचत आएगी। अगर आप हर हफ्ते 2 शिपमेंट्स भेजते हो और महीने में आप 8 शिपमेंट्स भेजते हो तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए की बचत आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका पाकिस्तान में एक बंदा होना, या आप खुद पाकिस्तान में हो और एक बंदा आपका सऊदी अरेबिया में मौजूद होना विद कोल्ड स्टोर के साथ, तो फिर आप ये काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको पाकिस्तान में कंपनी आपने किस तरीके से खोलनी है और आपके पाकिस्तान में कंपनी खोलने पर कितने एक्सपेंस आएंगे, क्योंकि आपकी पाकिस्तान में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी खुली होगी तब ही आप माल सऊदी अरेबिया या दुनिया में कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो पाकिस्तान में जो आपकी कंपनी है वो तकरीबन 70-75 हजार रुपए पाकिस्तानी में खुल जाती है विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर के साथ, PFW के साथ। ये तमाम चीजों को आप इकट्ठा करने तो आपका तकरीबन 70-75 हजार रुपए लग जाते हैं विद वकील की फीस के। मैं यहाँ पर नंबर चला रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, बिलाल साहब हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हो पाकिस्तान में कंपनी ओपन करने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको ये मेंबर बनवा दे। और दूसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं कि आपने माल सऊदी अरेबिया में कैसे मंगवाना है। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया में आपको कमीशन एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपसे अपने लाइसेंस के ऊपर माल मंगवाने की एक तो कमीशन चार्ज करेंगे और उसके वो तकरीबन 2% वो कमीशन होती है जो वो चार्ज करेंगे। टोटल माल की जो इनवॉइस आपने बनाई होगी उस इनवॉइस का 2% वो आपसे चार्ज करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी और कमीशन एजेंट के नाम पर माल नहीं मंगवाना चाहते तो आपका जो सऊदीया का कफील है आप उसका ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवा कर सऊदी अरेबिया में आप अपने कफील के नाम के ऊपर भी माल को सऊदी अरेबिया में इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि सऊदी अरेबिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस अगर आप अपना बनवाते हो उसके लिए फिर आपको सऊदी अरेबिया में बिजनेस लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा और फिर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। ट्रेडिंग लाइसेंस आपको सस्ता नहीं मिलता, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। लिहाजा आपने काम को शुरू करना है तो इतने एक्सपेंसिव मामला करने की जरूरत नहीं है। आप कफील के नाम के ऊपर भी माल को वहां पर सऊदीया में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर कफील के नाम पर नहीं करते हो तो आपको सऊदी अरेबिया में कमीशन एजेंट मिल जाता है। एक चीज का आपने याद रखना है कि कमीशन एजेंट की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। मार्केट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कमीशन एजेंट कैसा है, लोगों के पैसे तो नहीं खा के बैठा हुआ, लोगों के पैसे दबा कर तो नहीं बैठा हुआ। अगर तो आपका कमीशन एजेंट अच्छा है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, आपने उस बंदे को चूज करना है। आपने 1-2% के पीछे नहीं जाना। मिसाल के तौर पे अच्छा कमीशन एजेंट आपसे 3% चार्ज करता है, आप 1% को बचाने के चक्कर में गंदे बंदे के पास फंस जाओ तो वो आपका सारे का सारा माल ही ले जाएगा और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने देगा। इसलिए आपने अच्छे बंदे का इंतखाब करना है। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं बताता चलूं तो वो कौन से लूप होल्स हैं जो आपको इस काम में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की, आपका जो कमीशन एजेंट हो सकता है अगर वो बंदा गलत निकला है तो वो आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे नंबर पे आप अगर पाकिस्तान से जानवर किसी माहिर बंदे को अपने साथ नहीं लेकर जाते हो जानवर खरीदने के लिए और आप खुद जाकर जानवर खरीद लाते हो तो पहली बात है कि आप को अगर तजर्बा नहीं होगा तो आप यही समझोगे कि ये जानवर में से इतना अंदाजन गोश्त निकल आएगा। जब आके जानवर साटा उस पर कटेगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी सोच से भी काफी कम जो है वो गोश्त जानवर में से निकला है, जिसकी वजह से आपको जानवर की कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी और आपको यहीं पर एक्सपेंस ज्यादा पड़ जाएंगे कि आप माल को एक्सपोर्ट करने के बाद बचत हासिल नहीं कर पाओगे या उल्टा नुकसान करवा लोगे। एक चीज। दूसरी कि अगर आप मिसाल के तौर पे अपने फ्रेट फॉरवर्डर आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसने आपके लिए स्पेस ही नहीं रखी जिसके अंदर आपने माल भेजना था और आपका माल तैयार हो गया है और एंड मौके पे आपको पता चल रहा है कि आपके तो फ्रेट फॉरवर्डर ने स्पेस ही नहीं रखी, आपका माल कैसे जाएगा? तब भी फिर आपका माल इधर आपको पाकिस्तान में ही बेचना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि वो तकरीबन पूरे पैसों में ही बिकेगा, आपको उसके ऊपर भी कोई बचत नहीं आएगी, में भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए। तीसरी चीज क्या हो सकती है इस काम की कि अगर आपने माल को जल्दबाजी में खरीदा, वक्त गुजरने के बाद खरीदा, आपके फ्लाइट जो थी जानवर को गोश्त बाहर भेजने की उस फ्लाइट को थोड़ा वक्त रह चुका था और आपने जल्दबाजी में माल खरीद कर उसको 24 घंटे के लिए फ्रीज होने का टाइम नहीं दिया,
और माल आपका 24 घंटे के लिए फ्रीज नहीं हुआ, उस सूरत में भी आपका माल मुमकिन है कि आगे पहुंचता पहुंचता खराब हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रीज किया ही नहीं गया। इसलिए वो रास्ते में जब 4-5 घंटे फ्रीजर के बगैर जहाज में रहेगा तो वो खराब होने के उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और आखिरी चीज कि आपको और किस तरह नुकसान हो सकता है, इस तरह भी आपको नुकसान हो सकता है कि आपने सारे का सारा माल किसी एक ही बंदे के हवाले कर दिया, एक ही दुकानदार को बेच दिया और वो दुकानदार आपके पैसे दबा कर बैठ गया, तब भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए तो वो क्या जाता है कि सारे अंडे आपने एक ही छाबड़े में नहीं रखने होते। खुदा नासा अगर छाबड़ा गिरा तो सारे के सारे अंडे आपके टूट जाएंगे। इसलिए आपने अपना ये जो 2000 केजी की शिपमेंट है, आपने कम से कम 4 से 5 बंदों में इसको लाजमी जो है आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि किसी एक बंदे को आप माल पकड़ा दो। और हाँ, अगर आपका व्यवहार बन गया है, बंदा बहुत अच्छा है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, पेमेंटें वो बड़े टाइम पर करता है, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप 2000 केजी भी उसको माल पकड़ा सकते हो। लेकिन आपने इस चीज को देखभाल के कि आप किसी गलत बंदे के हत्थे ना चढ़ जाओ, आपने इस चीज को लाजमी श्योर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बहुत हद तक समझाने में कामयाब हो चुका हूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं कतर और कुवैत में किस तरह आप माल बेच सकते हो इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, और कतर और कुवैत में माल बेच के आप कितना अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं और घर बैठे सैर करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के जो दूसरे मुमालिक हैं और उनके लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के खाने पीने की कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, वो मुल्क दिखता कैसा है, उस मुल्क का वीजा कितने का आपको मिल सकता है, और आपके वहाँ पर रिहाइश पजीर होने पर और आपके घूमने फिरने पर क्या चार्जेस आ सकते हैं, इस हवाले से हमने अपना दूसरा चैनल बनाया है, हीरा की जुबानी। आप इस चैनल के ऊपर जाके वीडियोस देख सकते हो, पूरे दुनिया के मुमालिक की इस चैनल के ऊपर आप जाके वीडियोस देख सकते हो। उन वीडियोस को आपने जाके लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और मुझे आपने मेरे इस वीडियो के नीचे आपने डन लिखना है ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।